हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज आप लोगों के लिए जो मैं क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टॉपिक से। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपका जूनियर एडिट हो गया, LT ग्रेड हो गया, DSSSB है, GIC है, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मैं जो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ ये 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आई हूँ, ताकि इसमें समय की भी बचत होती है और कन्फ्यूज़न भी नहीं होता किसी भी तरीके का स्टूडेंट को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वे ट्रिक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द रिपब्लिक। रिपब्लिक नाम की बुक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है हमारा प्लेटो ने लिखी थी। किसने लिखी थी रिपब्लिक बुक? प्लेटो ने लिखी थी। सेकंड है हमारा, हु रोट द लॉज एंड द आयोन। ये द लॉज और द आयोन बुक किसने लिखी थी? ये भी हमारे प्लेटो ने लिखी थी। ठीक है, रिपब्लिक बुक लिखी थी प्लेटो ने और द लॉज एंड द आयोन बुक भी लिखी थी प्लेटो ने। अब इसको याद कैसे करेंगे? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की हमने ट्रिक क्या बनाई है कि पब्लिक हो गया आपका रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक से हमने पब्लिक ले लिया। पब्लिक को प्लेट में खाना दिया, प्लेट यानी प्लेटो, प्लेटो से हमने यहाँ प्लेट ले लिया। पब्लिक को प्लेट में खाना दिया पर कुछ लॉज यानी कुछ लॉ, देखिए द लॉ आ गया, लॉ मीन्स नियम। ठीक है, कुछ लॉज के साथ दिया, कुछ नियमों के साथ दिया। क्यों नियमों के साथ क्यों दिया? क्योंकि आजकल लोग खाना लेते हैं और छोड़ देते हैं। नियम क्या रखा हमने कि खाना आप ले तो रहे हैं पर छोड़ेंगे नहीं, और उन पर पूरी नज़र बनाए रखी। आयोन, आई ऑन, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आई और ऑन। आई मीन्स होती है आँखें, तो उस पर पूरी तरह नज़र भी बनाए रखी कि उसने खाना छोड़ तो नहीं दिया। एक बार और इस ट्रिक को देख लेते हैं। प्लेटो ने 3 बुक जो है प्लेटो की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट है रिपब्लिक, सेकेंड द लॉज एंड थर्ड वन इज़ आयोन। ठीक है, और इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई कि पब्लिक को प्लेट में खाना दिया पर कुछ नियम के साथ दिया और उन पर पूरी नज़रें बनाए रखी। इस तरीके से हमें पब्लिक से रिपब्लिक क्लियर हो गया, प्लेट से प्लेटो क्लियर हो गया, और लॉ से द लॉज क्लियर हो गया, और नज़र यानी आई से हमें आयोन क्लियर हो गया। इस तरीके से हमें ये 2 क्वेश्चन लर्न हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु रोट द पोइटिक्स। पोइटिक्स किसने लिखी? पोइटिक्स लिखी है आपकी एरिस्टोटल ने। किसने लिखी है? एरिस्टोटल ने। और इस पोइटिक्स में कितने चैप्टर हैं? इस पोइटिक्स में 26 चैप्टर हैं। ये भी याद रखिएगा कि इस पोइटिक्स में कितने चैप्टर्स हैं। इस पोइटिक्स में 26 चैप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड, किसने कहा? क्या कहा? पोइट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी। पोइट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी, यानी पोइट्री जो है वास्तविकता की नकल है, मतलब बिल्कुल रियल है जो है पोइट्री। ये किसने कहा है? ये भी हमारे एरिस्टोटल ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गेव द थ्योरी ऑफ कैथारसिस। कैथारसिस की थ्योरी किसने दी? कैथारसिस आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका एक तरीके से पॉइंट है। ठीक है, तो कैथारसिस की थ्योरी किसने दी? कैथारसिस की थ्योरी भी हमारे एरिस्टोटल ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द थ्योरी ऑफ ट्रेजिडी। ट्रेजिडी किसने दी? ट्रेजिडी की थ्योरी किसने दी? वो भी हमारे एरिस्टोटल ने दी। आपने शेक्सपियर साहब की भी 4 ग्रेट ट्रेजिडीज़ पढ़ी होंगी। तो सब जो ट्रेजिडीज़ हैं वो कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई ट्रेजिडीज़ की? एरिस्टोटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु एम्फेसाइज्ड 6 एलिमेंट इन अ प्ले। किसने एक प्ले में 6 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी बताया? ये भी हमारे एरिस्टोटल साहब ने बताया। किस चीज़ का? कि एक प्ले में कितने एलिमेंट्स कम से कम होने चाहिए? एक प्ले में कम से कम 6 एलिमेंट्स होने चाहिए। और ये 6 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 प्लॉट, नंबर 2 करेक्टर, नंबर 3 थॉट, नंबर 4 डिक्शन, नंबर 5 मेलोडी एंड नंबर 6 ऑडियंस। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ। ये सब वैसे मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूँगी,
और उसमें आप देख लीजिएगा क्लिक करके। एक बार और बता दे रही हूँ, एरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट्स बताए हैं एक प्ले के। नंबर 1 है आपका प्लॉट, नंबर 2 है आपका करेक्टर, नंबर 3 है आपका थॉट, नंबर 4 है आपका डिक्शन, नंबर 5 मेलोडी और नंबर 6 हो गया आपका ऑडियंस। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हु सेड, किसने कहा था, क्या कहा था कि प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। जो प्लॉट है वो ट्रेजेडी की क्या होती है, आत्मा होती है। प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी, ये भी हमारे एरिस्टोटल ने कहा था। जहाँ एक तरफ एरिस्टोटल ने कहा था कि प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी, वहीं शेक्सपियर ने कहा था करेक्टर इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा फर्स्ट सेकंड का क्वेश्चन का ट्रिक यहाँ हो गया। अब 3 से लेकर 8 तक हमने ट्रिक ये बनाई है। क्वेश्चन 3 से लेकर 8 तक की ट्रिक क्या है कि पोइट की रियलिटी और कैट की ट्रेजेडी टोटल 6 एलिमेंट से होकर गुजरती है। पोइट की रियलिटी और कैट की ट्रेजेडी टोटल 6 एलिमेंट से होकर गुजरती है और कहाँ तक पहुँचती है, प्लॉट तक पहुँचती है। एक बार और मेरे साथ बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे, सॉरी। पोइट की रियलिटी और कैट की ट्रेजेडी, पोइट की रियलिटी और कैट की ट्रेजेडी टोटल 6 एलिमेंट से होकर गुजरती है और प्लॉट की तरफ जाती है। अब देखिए, पोइट की रियलिटी, आपका पोइट से क्लियर हो गया हमारी पोइट्री, जो हमारे एरिस्टोटल ने कहा है, क्या कहा है, पोइट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ रियलिटी। तो पोइट की रियलिटी, देखिए रियलिटी आ गया, पोइट की रियलिटी, ठीक है। और कैट, कैथारसिस से इसका शुरू के 3 वर्ड ले लीजिए, 3 अल्फ़ाबेट ले लीजिए, तो CAT कैट हो गया। और कैट की ट्रेजेडी, अब ट्रेजेडी भी हमारे एरिस्टोटल ने दिया, तो पोइट की रियलिटी और कैट की ट्रेजेडी टोटल हो गया आपका एरिस्टोटल, टोटल हो गया हमारा एरिस्टोटल से हमने टोटल ले लिया। टोटल कितने एलिमेंट्स होकर गुजरती है, टोटल 6 एलिमेंट्स से होकर गुजरती है और कहाँ तक पहुँचती है, प्लॉट तक पहुँचती है। कहाँ तक पहुँचती है, प्लॉट तक। एक बार और समझेंगे, पोइट की रियलिटी और कैट की ट्रेजेडी 6 एलिमेंट से होकर प्लॉट तक पहुँचती है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोइट्री का फादर किसे कहा गया है, ये हमारे कहा गया है चौसर को। चौसर को क्या कहा गया है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। अच्छा, ये कहा किसने है, चौसर को ये संज्ञा किसने दी, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री की, ये दी हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड ने। किसने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसास। रेनेसास का मॉर्निंग स्टार कौन है, कौन रेनेसास का मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है, वो भी है हमारे चौसर। चौसर को हम क्या कह सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा किसे कहते हैं, चौसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखिए, जैसे मैंने भी आपको अभी बताया था क्वेश्चन नंबर 9 में कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किसे कहते हैं, चौसर को, और चौसर को ये संज्ञा किसने दी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने दी। तो वही क्वेश्चन है, हु कॉल्ड चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच सेट्स ऑफ डेट डिड चौसर लिव। चौसर ने किस एज में, अपना किस एज के बीच में चौसर रहे, या हम कह सकते हैं चौसर पैदा कब हुए या चौसर की मृत्यु कब हुई। तो 1340 से लेकर 1400 तक का पीरियड है आपका चौसर का पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसर लिव्ड ड्यूरिंग द डिज़ाइन ऑफ। चौसर जब अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे तो चौसर के जो आपके एक राज्य चला वो किस किस का चला, तो वो चला आपका रिचर्ड सेकंड का,
एडवर्ड थर्ड का एंड हेनरी फिफ्थ का। रिचर्ड सेकेंड, एडवर्ड थर्ड और हेनरी फिफ्थ के शासनकाल में चौसर का पीरियड चला। ठीक है। हु इज नोन एज द फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड। फर्स्ट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड कौन है? वो भी हमारे चौसर है। फर्स्ट नेशनल पोइट कौन है इंग्लैंड के? वो भी हमारे चौसर है। अब देखिए क्वेश्चन 9 से लेकर 14 तक की ट्रिक हमने क्या बनाई है, ध्यान से देखेंगे। नेशनल पोइट बनते ही चौसर को एनरोन ने लिटरेचर का पापा मान लिया। पापा मतलब फादर। ठीक है। एक बार और देखेंगे नेशनल पोइट। देखिए ये वाला क्वेश्चन कवर हो गया नेशनल पोइट से हमारा। नेशनल पोइट क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल पोइट बनते ही चौसर को, ये भी चीज़ क्लियर हो गई कि चौसर के बारे में बात कर रहे हैं। चौसर को आर्नोल्ड ने लिटरेचर का पापा मान लिया। आर्नोल्ड ने माना था चौसर को, क्या माना था? लिटरेचर का पापा, यानी फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, पापा मान लिया और उनके नाम की चालीसा पढ़ने लगे। जैसे हनुमान चालीसा होती है, दुर्गा चालीसा होती है, ऐसे ही आर्नोल्ड साहब चौसर के नाम की चालीसा पढ़ने लगे। चालीसा मीन्स हमें यहाँ पे चौसर का पीरियड क्लियर हो गया, 1340 से लेकर 1400। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि चौसर किस सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो आएगा हमारा 14th सेंचुरी से, क्योंकि हमारा ये एज जितने जहाँ से भी शुरू होता है उसके आगे वाली हमारी सेंचुरी मानी जाती है। ठीक है। एक बार और ट्रिक देख लेंगे। नेशनल पोइट बनते ही चौसर को आर्नोल्ड ने लिटरेचर का पापा मान लिया और उसके नाम की चालीसा पढ़ने लगे। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा और क्लियर भी हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द 100 Years वॉर वॉज बिगन इन। जो 100 Year वॉर हुई थी वो कब शुरू हुई थी और कब तक चली थी? देखिए जो 100 Year वॉर थी वो हमारी 1337 से लेकर 1453 तक चली थी। अगर एग्जामिनर पूछता है किस सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, तो 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। और ये वार किस किस के बीच में हुई थी? ये वार आपके इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुई थी। ठीक है, किसके बीच में हुई थी ये वॉर? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। द 100 Year वॉर वॉज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। 100 Year वॉर किस किस के बीच में हुई थी? फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीवुल्फ इज एन। बीवुल्फ क्या है? बीवुल्फ हमारा एक एपिक है। क्या है? बीवुल्फ हमारा एक एपिक है और ये हमारा मिडिल एज से बिलोंग करता है। जो हमारा एंग्लो सैक्सन पीरियड है वहाँ से ये बीवुल्फ हमें मिला है, ये एपिक। और इसको किसने लिखा कुछ पता नहीं है, ये बिल्कुल अननोन है एक तरीके से कि इसके राइटर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच सेंचुरी डिड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टेक प्लेस। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था वो किस सेंचुरी में हुआ था? तो सेंचुरी की बात करें अगर तो 11th सेंचुरी में हुआ था, 11th सेंचुरी में। और अगर ईयर की बात करें तो 1066 ईयर में हुआ था। ठीक है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था हमारा ये कब हुआ था? 1066 ईयर में हुआ था और 11th सेंचुरी में हुआ था। ये जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था ये विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी ने अटैक किया था इंग्लैंड के ऊपर और उसको फिर जीत लिया था। ये उसी के बारे में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैक डेथ इज द नेम गिविंग टू। ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? ब्लैक डेथ कहा जाता है हमारा प्लेग को। प्लेग की बीमारी जो थी उसे हम 1348 से 49 तक हमारा ये प्लेग चला था और इस बीमारी को हम किस नाम से भी जानते हैं? ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, मौत से मत खेलो। खेलो हो गया हमारा प्ले, ठीक है, और मौत हो गई आपकी डेथ, मौत से मत खेलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट हिम्स। हिम्स किसने लिखा था? हिम्स लिखा था आपका कैटमन ने। किसने लिखा था? कैटमन ने। और ये कब लिखा था? ये आपका हिम्स लिखा था 680 AD में। कब? 680 AD में। अच्छा, हिम्स का मतलब क्या होता है? हिम्स का मतलब होता है सॉन्ग इन प्रेस ऑफ गॉड। भगवान की जो प्रशंसा में गीत गाए जाते हैं उसे हम हिम्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं,
हिम से ले लिया हमने और कैडमॉन से ले लिया हमने मौन व्रत रखा है। तो इस तरीके से हमें ये वाला क्वेश्चन भी याद हो गया कि हिम्स किसने लिखा, कैडमॉन ने। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। और क्वेश्चन का भी बताइएगा कि क्वेश्चन 20 रखूं कि इससे थोड़े बढ़ा के रखूं या कम रखूं, जैसा भी हो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इससे पहले वाले हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो एजेस वगैरह का मैंने ऑर्डर दे रखा है, वो भी मैंने ट्रिक से याद करवाई है, उसका भी मैंने लिंक सेंड कर दूँगी मैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं लिंक पर क्लिक करके। थैंक यू वेरी मच।